मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को जय श्री कृष्णा। कोणार्क ई लर्निंग ऐप के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक होगा। तो हम आज टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान का एकीकरण। ध्यान दीजिए मित्रों, राजस्थान का एकीकरण पढ़ना तो राजस्थान के एकीकरण से पहले हमें इसकी एकीकरण की पृष्ठभूमि पढ़नी होगी। सब सन 1757 में युद्ध लड़ा गया, प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध के बाद भारत में एक नई राजनीतिक शक्ति का आगमन हुआ साहब। ये शक्ति कहलाई ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी की नीतियों, शोषणवादी प्रथा और देशी रियासतों में असंतोष के फलस्वरूप कंपनी के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ। समग्र विद्रोह कहलाया 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद कंपनी के स्थान पर भारत का शासन आ गया ब्रिटिश क्राउन के अधीन। कालांतर में आधुनिक शिक्षा, वैश्विक क्रांतियों और नई उदारवादी नीतियों के साथ साथ एक नई जनरेशन आई साहब। और द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर अंग्रेजों पर इतना प्रेशर बना कि अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद करने की घोषणा कर दी। तो सन 1947 में भारत ब्रिटिश क्राउन से स्वतंत्र हो गया। तो भारत को स्वतंत्रता मिली साहब सन 1947 में। उस टाइम की हम बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल 562 रियासतें थी। 5 ब्रिटिश प्रांत और कई केंद्र शासित प्रदेश थे। अब इन सभी को एक करने के लिए एक मुहिम चलाई गई और ये मुहिम कहलाई एकीकरण अभियान। एकीकरण अभियान। अब ध्यान दो, एकीकरण अभियान की पृष्ठभूमि कैसे बनी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। इस दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ये कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे जो अनुदारवादी दल कहलाता था और ये किसी भी कंडीशन में इंडिया को इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र करने के पक्ष में नहीं थे। सन 1945 ब्रिटेन में संसदीय चुनाव हुए। और ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी मजदूर दल की उदारवादी सरकार बनी। लेबर पार्टी विजय हुई। लेबर पार्टी के नेता आए साहब जॉर्ज क्लीमेंट या जॉर्ज क्लीमेंट एटली, पूरा नाम हम पढ़ लें। जॉर्ज क्लीमेंट एटली। अब ध्यान दें मित्रों, जॉर्ज क्लीमेंट एटली जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने महसूस किया कि आज के इस आर्थिक युग में भारत पर अपनी सत्ता या नियंत्रण बनाना बहुत मुश्किल है और भारतीय को स्वतंत्रता देना आवश्यक हो गया। तो उन्होंने नई सरकार के गठन के साथ ही भारत में स्वतंत्रता या भारतीयों को स्वशासन सौंपने के लिए एक अभियान भेजा और उनके द्वारा भेजा गया ये दल कहलाया साहब, नाम था कैबिनेट मिशन।
कैबिनेट मिशन भारत में आया सन 1946 में, और इस कैबिनेट मिशन द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर जॉर्ज क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटेन के लोगों की ये इच्छा है कि हम सन 1948 के जून माह से पहले जून 1948 से पहले भारत को स्वतंत्रता दे देंगे। घोषणा करने वाला था एटली, और इसकी रूपरेखा कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुरूप भाई साहब जून 1948 से पूर्व भारत को स्वतंत्रता। अब जैसे ही एटली साहब ने घोषणा की कि हम जून 1948 से भारत को स्वतंत्रता दे देंगे साहब, तो भारत का दूसरा बड़ा राजनीतिक दल था कांग्रेस के बाद नंबर 2 पर मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र की मांग को लेकर जगह जगह उपद्रव स्टार्ट कर दिए। सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के भी कुछ नेता शामिल हुए, जिनमें सबसे बड़े नेता थे चौधरी लियाकत अली। उन्होंने सरकार के साथ असहयोग आरंभ कर दिया, और इसी मुस्लिम लीग के उकसावे पर भारत में कई स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे आरंभ हो गए। सब एटली की घोषणा के टाइम यहाँ का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल। तो क्वेश्चन आ जाए कि जब एटली ने यह घोषणा की तो यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पर थे लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल से स्थिति नियंत्रित नहीं हो पाई, तो लॉर्ड वेवेल के स्थान पर नया गवर्नर जनरल आया, नाम आता लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को नया गवर्नर जनरल बनाया गया, और लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्रस्ताव दिया। ये प्रस्ताव कहलाया 3 जून प्लान, जिसको डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं। और डिकी बर्ड प्लान के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन का मसौदा तैयार किया गया। तो भारत पाकिस्तान के विभाजन का मसौदा तैयार करने में किस गवर्नर जनरल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो आप करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। और ये मसौदा तैयार किया। इसी मसौदे के तहत सन 1947 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया। यह है भारत के संबंध में ब्रिटेन का अंतिम अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के विषय में पारित किया गया अंतिम अधिनियम कौन सा था मित्रों, तो आप करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 में स्पष्ट कर दिया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश भारत का 2 भागों में विभाजन करेगी, भारत और पाकिस्तान। साथ ही ब्रिटिश क्राउन और भारत की देशी रियासतों के मध्य हुई सभी संधियां इस स्वतंत्रता अधिनियम के लागू होने के बाद भारत पाकिस्तान विभाजन और स्वतंत्रता के बाद पूर्णतः निष्क्रिय हो जाएगी। आज से उसके बाद ब्रिटिश क्राउन और भारतीय रियासतों के मध्य किसी प्रकार की कोई संधि नहीं है। वह रियासतें चाहे तो अपने आप को स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, या वह चाहे तो प्रशासनिक दृष्टि से भारत या पाकिस्तान का अंग बन सकती है। तो ये कौन सी धारा थी, धारा 8। धारा 8 में स्पष्ट कर दिया गया कि अगर आप चाहो तो भारत में मिलो, चाहो तो आप पाकिस्तान में मिलो, चाहो तो कोई भी रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती। यानी एक अखंड भारत को अंग्रेजों ने कई टुकड़ों में बांटने की योजना बना दी। तो इस धारा 8 से प्रभावित होकर भारत की कई रियासतों के मन में ये भावना जागृत हुई कि क्यों ना हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना लें। कुछ ने डिसाइड किया हम भारत में मिलेंगे, कुछ ने डिसाइड किया हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो अब उनको पाकिस्तान की तरफ से कई प्रलोभन और लालच दिए जाने लगे। तो इसी दौरान इन बिखरी हुई 562 रियासतों को एक करने के लिए एक व्यक्ति को जिम्मा सौंपा गया, और उस व्यक्ति का नाम था, तत्कालीन गृह मंत्री थे, नाम आता सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री बने बाद में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं, उन्हें ये काम सौंपा गया। और भारत पाकिस्तान विभाजन के साथ ही गठित भारत की प्रथम अंतरिम सरकार ने 5 जुलाई 1947 को एक
संगठन बनाया, एक संस्था बनाई जिसका नाम दिया रियासती विभाग। तो क्वेश्चन आ जाए कि रियासती विभाग का गठन कब हुआ मित्रों, तो आपको ध्यान करना है कि रियासती विभाग का गठन हुआ साहब 5 जुलाई 1947। उससे पहले हम देख लें कि भारत की स्थिति क्या थी। आज़ादी से पहले की भारत की बात करें तो भारत पाकिस्तान कुछ अलग अलग खंड नहीं था। पहला संपूर्ण जो हिस्सा था वह हिस्सा ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश भारत की सीमाएं, तत्कालीन ब्रिटिश भारत की सीमाएं नेपाल और भूटान को छूते हुए बनी हुई थी। कुछ इस तरह से ब्रिटिश भारत का नक्शा हुआ करता था और बाद में इससे अलग कर दिया गया कालांतर में। बांग्लादेश अलग हो गया और इधर आपका अलग कर दिया गया भारत, अलग हो गया। तो ये जो हिस्सा था उसके विभाजन से पहले रेड कलर में आप देख रहे हो, ये भारत की बड़ी बड़ी रियासतों के नाम लिखे। मैंने सारे 562 रियासतों के नाम नहीं लिखे। साथ में ब्लू कलर में जो हम देख रहे हैं ये ब्रिटिश प्रांत थे, संयुक्त प्रांत, बंगाल, पंजाब, मद्रास, मैसूर, ये भारत के हिस्से बने। जबकि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बलूचिस्तान और सिंध ये पाकिस्तान के हिस्से बन गए। अब इन बड़ी बड़ी रियासतों में से कुछ ऐसी रियासतें थी जैसे नाम आता हैदराबाद, बड़ौदा, जोधपुर, जयपुर, जम्मू कश्मीर, ये ऐसी रियासतें थी जब इन्होंने संधि का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 थी उसकी धारा 8 को पढ़ा तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के रख सकते हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अपने आप को एक स्वतंत्र पहचान दिलाकर रहेंगे साहब। तो अब इन बिखरी हुई रियासतों को एक करने के लिए भारत सरकार ने रियासती विभाग का गठन किया। तो इन सभी रियासतों को एक करने के लिए बनाया गया विभाग आया रियासती विभाग। रियासती विभाग का गठन कब किया गया, तो रियासती विभाग का गठन किया गया 5 जुलाई 1947 को। उद्देश्य देशी राज्यों का एकीकरण। तो देशी राज्यों के एकीकरण के लिए बनाई गई संस्था कौन सी थी मित्रों, तो आप करेंगे रियासती विभाग। रियासती विभाग का गठन कब हुआ, 5 जुलाई 1947 और इसके अध्यक्ष बनाए गए, अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। इसी के सचिव बनाए गए वी.पी. मेनन और इसी के सबसे सक्रिय सदस्य का नाम आता है N.V. गॉडगिल। अब इन तीन व्यक्तियों के नेतृत्व में बनाए गए रियासती विभाग या रियासती विभाग नाम के एक आयोग को ये काम दिया गया कि वो भारत की बिखरी हुई इन सभी रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करे। ब्रिटिश सरकार ने तो अपना रेगुलेशन पास कर दिया साहब कि हम ब्रिटिश भारत जैसे संयुक्त प्रांत है, पंजाब है, बंगाल है, बम्बई है, मद्रास, मैसूर, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को हम ब्रिटिश भारत को 2 भागों में बांटेंगे जिसका आधार होगा साहब बहुसंख्यक जनसंख्या के आधार पर, मुस्लिम के लिए अलग देश और हिंदुओं के लिए अलग देश। तो उन्होंने इसका विभाजन कर दिया और ये कहलाया पाकिस्तान। और पाकिस्तान के इस हिस्से को उन्होंने नाम दिया पश्चिमी पाकिस्तान और बांग्लादेश का आरंभ में नाम पड़ा पूर्वी पाकिस्तान, यानी भारत के दोनों तरफ पाकिस्तान खड़ा हो गया और उसके बीच के हिस्से में
खंडित भारत था। इस विखंडित भारत को एकीकृत करने का श्रेय जिस विभाग को दिया गया उसका नाम था रियासती विभाग। रियासती विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देशी राज्यों का एकीकरण। और इसका गठन कब हुआ? 5 जुलाई 1947 को गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। सचिव कौन थे? वीपी मेनन थे। और सदस्य कौन थे? एनवी गाडगिल। अब क्वेश्चन आ जाता है कि एकीकरण से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतें कितनी थी? तो स्वतंत्रता पूर्व देशी रियासतों की संख्या। स्वतंत्रता से पहले भारत में देशी रियासतों की कुल संख्या थी 562 रियासतें। अब इन 562 में सबसे बड़ी देशी रियासत और उसी के साथ हम देखते हैं सबसे छोटी देशी रियासत। अब देखिए, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी देशी रियासत थी, उसका नाम था हैदराबाद। हैदराबाद जिसे पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया। हैदराबाद का निजाम इसका स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहता था। जब उसका स्वतंत्र अस्तित्व रखने में वो कामयाब नहीं हुआ तो उसने धमकी दी कि अगर हमें प्रेशर दिया गया तो हम पाकिस्तान में विलय कर लेंगे। तो उसी दौरान सरदार पटेल ने हैदराबाद के नवाब के अत्याचारों का जवाब देने के लिए यहाँ पर सेना और पुलिस भेज दी, जिसमें हैदराबाद ने सरेंडर कर दिया और हैदराबाद भारत में मिल गई। तो ये आरंभ में आंध्र प्रदेश का हिस्सा बनी साहब। हैदराबाद रियासत का जो वर्तमान स्वरूप है वो वर्तमान में एक अलग राज्य के रूप में जाना जाता है। हैदराबाद का रियासत का हिस्सा आज तेलंगाना कहलाता है। तो उस समय भारत की सबसे बड़ी देशी रियासत कौन सी थी? तो आप करेंगे हैदराबाद। और सबसे छोटी देशी रियासत है बिलावरी। बिलावरी रियासत एक गांव की रियासत थी जो कि रीवा एमपी में पड़ती है। तो क्वेश्चन आ जाए कि एकीकरण के समय भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद और सबसे छोटी रियासत बिलावरी। कुल रियासतों की संख्या 562। अब एकीकरण के समय कुछ रियासतों को पुलिस कार्रवाई से भारत में शामिल किया गया। इनमें बड़ी रियासत का नाम आता जूनागढ़ और हैदराबाद। साथ में सेना की सहायता से जिनको भारत में कालांतर में अलग से शामिल किया गया वो थे पुर्तगाली उपनिवेश, जिनमें नाम आता है गोवा, दमनदीप, दादर नगर हवेली। ये पुर्तगाली उपनिवेश थे जिन्हें सन 1962 में सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया। ये सबसे लास्ट में हिस्सा बने। हैदराबाद और जूनागढ़ को पुलिस कार्रवाई द्वारा शामिल किया गया। जूनागढ़ का नवाब और जूनागढ़ का जो वजीर था जुल्फिकार अली भुट्टो, वो अपने परिवार सहित पाकिस्तान भाग गए। और सबसे अंत में भारत सरकार में विलय के लिए तैयार होने वाली भारत की सबसे अंतिम रियासत जिसने भारत में विलय प्रस्ताव को स्वीकार किया, वह अंतिम रियासत थी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह आरंभ में स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते थे, किंतु सन 1947 के अंत में पाकिस्तान के समर्थन पर जम्मू कश्मीर पर जब कबायली आक्रमण हुआ, कबायली आक्रमण की स्थिति में महाराजा ने भारत विलय प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो सबसे अंत में भारत में विलय प्रस्ताव को स्वीकार करने वाली रियासत कौन सी थी? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक कौन थे? महाराजा हरि सिंह। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अपने में मिलाना चाहता था, किंतु जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इसके भारत में विलय के प्रस्ताव पर साइन करके भारत का अंग बना दिया। कुछ राजनीतिक
इच्छा शक्ति के अभाव में ये हिस्सा विवादग्रस्त बन गया। सरदार पटेल इस विवाद का निराकरण करना चाहते थे, किंतु नेहरू जी ने कुछ महत्वाकांक्षा के साथ इस प्रस्ताव को, जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है उसको यूएनओ में ले जाकर युद्ध प्रस्ताव रखवा दिया और वो तब से विवादित स्थिति है साहब। तो यहाँ पर हम बात करें, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कारण कि जम्मू कश्मीर को भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार करने वाले महाराजा थे हरि सिंह, और ये प्रस्ताव सबसे अंत में शामिल किया गया। तो इस तरह से संपूर्ण भारत के अंदर जो देसी रियासतें थी उनको साम दाम दंड भेद से किसी तरह से समझा बुझाकर किसी ने अपने स्वाभिमान के लिए भारत संघ में मिलना स्वीकार किया। तो इन सभी देसी रियासतों को एक करने के लिए बनाया गया संगठन कहलाया रियासती विभाग। रियासती विभाग का गठन कब हुआ? तो आप करेंगे 5 जुलाई 1947। साथ में इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ साथ नाम आता, सचिव कौन थे? तो वीपी मेनन। और सदस्य के अंदर नाम आता महत्वपूर्ण एनवी गाडगिल। साथ में हम देखें कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में देसी रियासतों की संख्या तो 562। इनमें सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। हैदराबाद रियासत का जो क्षेत्रफल था उसे आज अलग राज्य का दर्जा मिल गया साहब, वो कहलाया तेलंगाना। और सबसे छोटी रियासत थी बिलावरी या बिलवारी, ये वर्तमान में एमपी में है। सबसे अंत में भारत संघ में विलय प्रस्ताव स्वीकार करने वाली रियासत थी जम्मू कश्मीर। ऐसी रियासतें जिन्हें पुलिस कार्रवाई से मिलाया गया उनमें नाम आता हैदराबाद और जूनागढ़। अब इस तरह से भारत का एकीकरण का श्रेय जिस व्यक्ति को दिया जाता है उस व्यक्ति का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासती विभाग के अधीन 2 प्रस्ताव बनाए साहब, जिनके तहत देसी रियासतों को भारत संघ में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया साहब। तो 2 नियम, ये नियम क्या थे? प्रस्ताव, पहले प्रस्ताव का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और दूसरे का नाम है स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट। स्टैंडस्टिल यानी यथास्थिति एग्रीमेंट, वह रियासतें जो यथास्थिति के आधार पर भारत संघ में मिलना चाहती थी उन्होंने स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन किया। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के तहत ऐसी छोटी छोटी रियासतें जिनको स्वतंत्र अस्तित्व देना संभव नहीं था, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन जो है सिद्धांत के तहत भारत में विलय प्रस्ताव को स्वीकार किया। तो यहाँ पर ध्यान रखना साहब मित्रों कि लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा देसी रियासतों को भारत संघ में एकीकरण के लिए कितने प्रस्ताव दिए गए? तो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा देसी रियासतों को भारत संघ में विलय के लिए 2 प्रस्ताव दिए गए। पहले प्रस्ताव का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन और दूसरे का नाम था स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट। और इसके तहत सभी भारत की देसी रियासतों ने इन प्रस्तावों को स्वीकार करके भारत संघ में विलय प्रस्ताव पर सहमति दे दी। अब हम यहाँ बात करें विलय प्रस्ताव पर सहमति की बात आई तो उसी टाइम पर रियासती विभाग ने एक नियम बना दिया। रियासती विभाग का नियम ये था कि ऐसी रियासत जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, साथ में वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो, वही स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त कर सकेगी। यानी उन्हें भारत में एक अलग स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जा सकेगा। बाकी जितनी भी छोटी छोटी रियासतें होगी उन्हें प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों का संघ बनाकर भारत संघ में एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो शर्त आई साहब, ऐसी देसी रियासतें जो कि 10 लाख जनसंख्या वाली हो, जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो, वही देसी रियासतें भारत में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व रख पाएगी। बाकी रियासतों को अन्य रियासतों के साथ मिलाकर संघ बना दिया जाएगा। तो इस शर्त के अकॉर्डिंग
राजस्थान की ऐसी रियासतें जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने में सक्षम थी, उनमें केवल 4 रियासतें थी साहब। सबसे बड़ी थी जयपुर, दूसरी का नाम आया जोधपुर, तीसरी का नाम आया बीकानेर और चौथी रियासत थी उदयपुर। इनके अतिरिक्त कोई भी रियासत ऐसी नहीं थी राजस्थान में जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सके। अतः राजस्थान के रजवाड़ों में एक घबराहट सी, बेचैनी सी उत्पन्न होने लगी और राजस्थान के रजवाड़ों ने इस संधि प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया, भारत संघ में विलय के प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया, किंतु उनमें एक असहजता की स्थिति उत्पन्न हो गई कि अब हमें किसके साथ रखा जाएगा। तो यहाँ पर राजस्थान के रजवाड़ों ने एकीकरण से पूर्व देशी राज्यों को एक करने के लिए अलग अलग प्रयास किए। सबसे पहला प्रयास उदयपुर के महाराणा ने किया। उन्होंने राजपुताना संघ या राजस्थान संघ के नाम से एक प्रस्ताव दिया साहब, जिसमें एक सम्मेलन रखा गया सन 1946 के अंदर उदयपुर में, और इस सम्मेलन में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के तत्कालीन 22 राजाओं ने भाग लिया। राजस्थान संघ का प्रस्ताव रखने वाले का नाम है, उदयपुर के महाराणा थे महाराणा भूपाल सिंह, और महाराणा भूपाल सिंह के सलाहकार बनकर आए के.एम. मुंशी। उन्होंने राजस्थान संघ का प्रस्ताव दिया जिसमें कुल 22 राज्य इकट्ठे हुए। उन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव रखा कि दो सदस्यीय व्यवस्थापिका और कार्यपालिका बनाई जाएगी साहब। एक उच्च सदन होगा और एक निम्न सदन होगा। निम्न सदन के प्रतिनिधि जनता से चुने जाएंगे, उच्च सदन के सदस्य सभी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे, और इन्हीं उच्च सदन के सदस्यों द्वारा प्रतिवर्ष चुनाव के आधार पर एक व्यक्ति को संघ का प्रमुख चुन लिया जाएगा, और इस तरह से हम सभी देशी राज्य एक हो सकते हैं। तो पहला प्रयास किया महाराणा भूपाल सिंह, किंतु यहाँ पर आंतरिक अहम और आपसी ईर्ष्या की भावना के कारण जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जैसे बड़े बड़े राज्यों ने धीरे धीरे इससे दूरी बना ली। अब उदयपुर को बाजी मारते देखकर सबसे पहले दूसरा प्रस्ताव लेकर आए साहब जयपुर के महाराजा का नाम आता सवाई मान सिंह द्वितीय। उन्होंने संघ का प्रस्ताव दिया, राजपुताना संघ, ग्रेटर राजपुताना यूनियन का उन्होंने प्रस्ताव दिया, और उन्होंने कहा कि इस संघ को हम बनाए तो इसका राज प्रमुख, क्योंकि सबसे बड़ी रियासत के आधार पर हमारा दावा होता, तो वो अपने नेतृत्व में इसको बनाना चाहते, तो उनके जो विरोधी थे उन्होंने इस संघ को स्वीकार नहीं किया। इसी दौरान तीसरा प्रस्ताव किया कोटा के महाराव भीम सिंह द्वितीय ने ग्रेटर हाड़ौती संघ का प्रस्ताव रखा, जिसमें कोटा, बूंदी, टोंक और झालावाड़ को शामिल करने का प्रस्ताव दिया, किंतु बूंदी और झालावाड़ के शासकों ने इसमें अरुचि दिखाई। कारण कि कोटा आरंभ में बूंदी का हिस्सा था, बूंदी से अलग हुआ तो कोटा का पाट घराना बूंदी था, तो बूंदी के महाराव को कोटा के शासक द्वारा ये संघ बनाना प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। दूसरा, कोटा से अलग होकर झालावाड़ बना था, झालावाड़ के राजराणा और कोटा के शासकों के मध्य जब विवाद हुआ तो उसी के आधार पर झालावाड़ का गठन हुआ, तो इन दोनों राज्यों ने इसकी हवा निकाल दी। इसी दौरान चौथा प्रयास किया डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने। डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने राजस्थान और गुजरात की रियासतों को मिलाकर एक वागड़ संघ बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ गुजरात में शामिल किए गए, विजयनगर, पालनपुर, दांता और ईडर को शामिल रखा गया, किंतु ये प्रस्ताव भी सिरे नहीं चढ़ा। इस तरह से एकीकरण से पूर्व राजस्थान में संघ बनाने के टोटल 4 प्रयास किए गए और चारों प्रयास असफल रहे। तो हम देखते हैं कि एकीकरण से पूर्व राजस्थान में संघ बनाने के कौन कौन से प्रयास किए गए, और राजस्थान की किस रियासत ने विलय प्रस्ताव को स्वीकार किया, किस प्रस्ताव ने सबसे अंत में विलय प्रस्ताव को स्वीकार किया। तो ये तो की हमने अभी तक भारत की बात। अब भारत जब स्वतंत्र हुआ, राजस्थान अस्तित्व में आया, तो राजस्थान अस्तित्व में आने से पहले राजस्थान में कुल 19 रियासतें, 3 बड़े ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। उनको किस तरह से एकीकरण की डोर में बांधा गया वो हम देखने जा रहे हैं मित्रों।